और जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं और परीक्षाएं हैं उनको 2 महीना के अंतर्गत कॉलेज खुलेगा। जुलाई अगस्त में वो कर देना है, सितंबर तक उनका रिजल्ट भी निकाल देना है। इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको 3 महीना के लिए ले लेता है। जो भी हम निर्माण कराते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ देता है, और इलेक्शन के बाद उनको ये भी नहीं, वो सोचते हैं कि इसको हम पुनः जिस अवस्था में लिए उस तरह हम करके जाएँ। तो हमने बहुत सुविधा यहाँ दे रखा है, लेकिन छात्राएँ हैं वो सुविधा लेना चाहती ही नहीं हैं। अब देखिए, छात्रावास 3 वर्षों से बन करके तैयार था, कोई छात्रा उसमें रहने के लिए तैयार नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। आज के हमारे खास कार्यक्रम संवाद में आज हमारे साथ में है सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के प्रधानाचार्य वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर। सर, स्वागत है आपका। बोलिए सर। हाँ, थैंक यू सर। सवाल ये होगा सर कि पूरे लॉकडाउन में अगर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस सामने आई है देखने में, तो ये ऑनलाइन क्लासेस के क्या भविष्य देख रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेज का भविष्य बड़ा उज्जवल है, और ये बिहार में प्रथम प्रयोग हुआ यहाँ पर ये लॉकडाउन के समय, और 15 अप्रैल से, हालांकि अपने इस कॉलेज में तो मार्च में ही शुरू हो गया। व्हाट्सएप के द्वारा हमने बच्चों को जोड़ा और उनसे हम मुखातिब हुए। कोर्स को या ई कंटेंट जो है व्हाट्सएप के द्वारा ही बच्चों तक पहुँचाया। बाद में यूनिवर्सिटी का एक रिगरस वो लेटर आया कि नहीं, आप इसको एकदम तन्मयता से और सिंसियरली इसको पालन कीजिए, और ई कंटेंट कॉलेज के वेबसाइट पर आप लोड कीजिए और यूनिवर्सिटी के भी वेबसाइट पर लोड कीजिए, और बच्चों से आप वर्चुअल क्लास के रूप में आप उनसे बात कीजिए, उनको पढ़ाइए। और सारे डिपार्टमेंट, वोकेशनल, ट्रेडिशनल, ऑल टुगेदर जो हमारे यहाँ 26 डिपार्टमेंट है, सारे शिक्षकों ने बड़ी तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ, मनोयोग के साथ ई कंटेंट भी भेजा, और बच्चों के साथ वो वेबिनार के माध्यम से वो या अन्य कई चीज़ों के जो इस तरह वर्चुअल क्लासेज में जो आते हैं उसके माध्यम से पढ़ाई हुई और बच्चे लाभान्वित हुए। इतना ही नहीं, बच्चों ने वो टेस्ट भी दिया। जो बच्चे क्लास करते थे वो बच्चे टेस्ट में शामिल हुए। करीब 80% से ज़्यादा बच्चे वो जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ उसमें भाग लिए, और देखने में आया, यूनिवर्सिटी ने मीटिंग किया हम लोग से और पता किया, और वो पता चला है कि ये एकदम सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट भी फीडबैक ले रही है। हम लोगों ने क्या क्या इसमें परेशानी है उसका भी उल्लेख किया, और हमने कहा कि सारे बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है, परीक्षा में 80-85% बच्चे अपीयर हुए, तो परीक्षा का एक डर होता है, उसके चलते वो आए कि कहीं मेरी प्रमोशन मत रुक जाए, अगले क्लास में हम जाएंगे कि नहीं, इस भय से तो वो आ गए परीक्षा देने के लिए वो ऑनलाइन। लेकिन क्लासेस का जो अटेंडेंस था वो 50% रहा, लेकिन 1-2 विषय जिसमें उर्दू है, आईटी है, इसमें करीब मोर देन 80% बच्चे आए 2-3 डिपार्टमेंट में। लेकिन ओवरऑल यदि हम लोग एवरेज करते हैं तो वो लगा कि 50-55% बच्चे ऑनलाइन से जुड़े। तो ये बाकी के 45% बच्चे क्यों नहीं जुड़े? तो उनकी आर्थिक तंगी हालत के चलते उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, इस तरह के साधन नहीं होने की वजह से वो नहीं जुड़ सके। तो रूषा का एक आया था, कुछ फॉर्मेट था, उसमें
उसने फीडबैक लिया कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप जो समस्याओं से आप सम्मुखीन हुए हैं उसके बारे में कहिए। तो मैंने लिखा है कि सारे बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल सरकार के तरफ से उपलब्ध कराया जाए, तब ये सुविधा होगी। और कुछ परीक्षा का भी इस तरह का मॉडल तैयार किया जाए कि ऑनलाइन परीक्षा हॉल हर एक कॉलेजेज में बने, बच्चे आकर के परीक्षा दें, तब ये संभव हो सकेगा। और 3 घंटे का जो ड्यूरेशन है उसको कुछ कम किया जाए, 1 घंटे या 1.5 घंटे। और अभी देखने में आया कल अनुग्रह जयंती के अवसर पर जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे वो मुख्य अतिथि के रूप में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगले सत्र से सरकार जो है बच्चों को टैबलेट मुहैया कराएगी। तो ये अच्छी बात है, सारे बच्चों को सरकार के तरफ से टैबलेट मुहैया होगा। और हमारे यहाँ भी तो स्मार्ट क्लासेस 4-5 स्मार्ट क्लासेस हैं, हम लोग भी वहाँ से पढ़ाएंगे, अपने घरों से पढ़ाएंगे। कोरोना महामारी में ये संभव नहीं है कि वो गैदरिंग करके क्लास रूम टीचिंग हो। तो इसमें मुझे लगता है अभी परिवेश उसी तरह का बन रहा है। कोरोना महामारी समाप्त होने वाली नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि अब कोरोना के साथ ही हम लोग को जीना है। तो इसमें कुछ तो बदलाव आना ही चाहिए और ये बदलाव अच्छा है। डिजिटल इंडिया होने जा रहा था, अचानक हो गया कोरोना के चलते। सर अगर बात करें तो आज से 5 सालों की अगर बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी कॉलेज से, तो बाहर के किसी कॉलेज में जाते थे। अब की क्या स्थिति है? क्योंकि अगर बात करें तो 2017 के रिजल्ट कहीं पेंडिंग है, तो उस पर क्या प्रोग्रेस भी हो रहा है? रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट बहुत क्लियर भी हुआ है इधर। और जो क्लियर नहीं हुआ है, हाल ही में 10-11 तारीख को जो राजभवन में वाइस चांसलर्स महोदय की बैठक हुई है चांसलर के साथ, माननीय महामहिम गवर्नर के साथ, तो उसमें कहा गया है कि बच्चों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था बहुत जल्दी होगी। और जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं और परीक्षाएं हैं उनको 2 महीना के अंतर्गत कॉलेज खुलेगा। जुलाई अगस्त में वो कर देना है, सितंबर तक उनका रिजल्ट भी निकाल देना है। तो सरकार भी चिंतित है और व्यवस्था बन रही है इस तरह की कि बच्चों को पहले की तरह कठिनाई नहीं हो। और यूनिवर्सिटी भी अब हम लोग की छोटी हो गई है, अब काम पहले की तरह पेंडिंग नहीं होता है। आप जाएं यूनिवर्सिटी में और जिस काम के लिए बच्चे बहुत दौड़ते थे, औरंगाबाद टू बोधगया, अब वो काम यदि बच्चे जाते हैं वहाँ पर तो शाम तक में हो जाता है। तो सुधार आया है, यूनिवर्सिटी छोटी हुई है और वर्क कल्चर भी माननीय जो हमारे कुलपति महोदय हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो बहुत एक्टिव हैं और विकास हो रहा है। समस्याएं जो थीं अब वो अंबार की तरह नहीं हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो छोटी होते जा रही हैं और दिक्कत नहीं होगा। सर अगर कॉलेज की डेवलपमेंट की बात करें तो सरकार की तरफ से 4 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था कॉलेज को, इसमें से 2 करोड़ आप लोग को मिला भी है, और कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है और क्या कुछ कहेंगे उस पर? हाँ, रूसा के तहत वो हम लोग को 4 करोड़ मिलने वाला है, जिसमें 2 करोड़ की राशि मिल गई है। और उसके लिए हम लोग ने DPR बना करके दिया था और उसी के अगेंस्ट में ये पैसा मिला है। अपने मगध विश्वविद्यालय में 2 कॉलेज को मिला है, एक सिन्हा कॉलेज को और एक टिकारी में एक कॉलेज है उसको भी मिला है। लेकिन उसके साथ एक चिट्ठी भी आई कि नहीं, ये काम आपको नहीं करना है, ये एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निर्माण कराएगी। लेकिन अब शंका ये है कि पहले से वही संस्था हमारे यहाँ एक 3 करोड़ का परीक्षा भवन बना रही है, जो कि विगत कई वर्षों से काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब डर यही है कि कहीं इसका भी हस्र वहीं तो नहीं हो जाए। हमारे यहाँ फार्मेसी का अपना एक अलग फैसिलिटेड डिपार्टमेंट नहीं है, तो हम लोग चाह रहे थे कि एक फार्मेसी की बिल्डिंग बने, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का बने, कॉमर्स का बने, एक सेमिनार हॉल हो, और साइंस के जो लैब्स वगैरह हैं या आर्ट्स में भी ज्योग्राफी और साइकोलॉजी के जो लैब्स हैं उसमें कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह आ जाए, लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें आ जाएं। लेकिन कुछ तो काम होंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम जो थे, निर्माण काम जो होने थे, अब हमको लगता है कि वो लटक जाएगा, काम नहीं होगा, सरकार से काम नहीं होता है।
सर सरकार से काम नहीं होता है, अगर बात करें तो एक NIRF करके संस्था है जो भारत सरकार के द्वारा होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्ट फ्रेमवर्क, उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी को रैंक दिया जाता है। उसमें बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, अगर टॉप 100 की बात करें तो इसमें सर सरकार की गलती है या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कमी रहा या सरकार की क्या कमी रही? अब NIRF की जहाँ तक बात है 2017 में हमारे कॉलेज ने भी अप्लाई किया था और उसमें भी हम लोग सुधार की दिशा में उन्मुख हैं ऐसा करके कुछ वो दिया था। कुछ रैंक तो नहीं दिया लेकिन हम लोग उसमें अच्छे पोजीशन में थे, एकदम वो नेग्लिजिबल परफॉर्मेंस भी हम लोग का नहीं था। और अब जो है अब यूनिवर्सिटीज़ का ही हो रहा है, कॉलेजेज उसका नहीं हो रहा है। तो हमारे बिहार की जो यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी हैं वो सिंसियरली काम करें और NIRF में बेहतर रैंकिंग पाने के लिए क्या क्या करना होता है, कैसे हम शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक सुधार करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें और हमारे जो बच्चे पढ़ करके कहाँ कहाँ जा रहे हैं उस सब का रिकॉर्ड यदि रखें और बच्चों को हम मोटिवेट करें और कैंपस सिलेक्शन की जो चीज़ें हैं काम है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो बच्चे स्वाभाविक है जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से उनको नौकरी मिलेगी या कहीं वो सेटल करेंगे तो उसमें पढ़ने में उनको मन भी लगेगा। तो ये बिहार में इसकी कमी है और यदि ये हो जाता है, माहौल बनता है और यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह खुलती हैं तो बिहार के उसी समय बिहार के जो इंस्टीट्यूशंस खासकर हायर इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग तो उसकी रैंक जो है वो सुधरेगी। वरना बच्चे जिस तरह साउथ में जाते हैं या अन्य स्टेट्स वगैरह में जाते हैं उसी तरह उनका जाना आना लगा ही रहेगा। जाते जाते सर आखिरी सवाल, आपने सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज का छात्रावास का उद्घाटन भी किया, क्या कहते हैं सर इस औरंगाबाद जिले में छात्रावास जो है गर्ल्स छात्रावास उसका क्या भविष्य है और किस तरीके से आप उस पर काम कर रहे हैं? हाँ, ये तो अब पता नहीं छोटी जगह होने की वजह से कि क्या छात्राओं को हमने बहुत सुविधा यहाँ दे रखा है लेकिन छात्राएं हैं वो सुविधा लेना चाहती ही नहीं हैं। अब देखिए छात्रावास 3 वर्षों से बन करके तैयार था, कोई छात्रा उसमें रहने के लिए तैयार नहीं थी। वो इंटर काउंसिल वाले आते थे और उसी में उसका इवैल्यूएशन और क्या क्या उनका काम चलता था इस तरह, और कभी NCC का कैंप लग गया, ये लग गया, इस तरह का एकदम रद्दी डायलेपिटेड कंडीशन में था। हमने उसका जीर्णोद्धार करा करके और रहने लायक बनवा करके और बच्चियों को प्रेरित किया। और ये सुखद आश्चर्य कहिएगा कि सारे लोग कह रहे थे कि प्राचार्य महोदय क्या कर रहे हैं, बच्चियां नहीं रहेंगी, छोटी जगह है, गार्जियन इतना सचेतन नहीं है कि बच्चियों को अकेले छोड़ेंगे। लेकिन 16 बच्चियां आकर के यहाँ रहना शुरू कर दी और सफल हो रहा है। 3 स्टोरीज वो है, करीब 60 या 70 का उसका इंटेक है। और हमको लगता है कि यदि क्लासेस चलते रहते तो अब तक वो छात्रावास भर गया होता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो गड़बड़ी हो गई, वो बच्चियों को घर जाना पड़ा। पुनः अब इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको 3 महीना के लिए ले लेता है। जो भी हम निर्माण कराते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ देता है और इलेक्शन के बाद उनको ये भी नहीं, वो सोचते हैं कि इसको हम पुनः जिस अवस्था में लिए उस तरह हम करके जाएं। एकदम उसी तरह कहीं वो बल्ब निकल गया है तो कहीं तार छूटा हुआ है तो कहीं अपने ढंग से वो निर्माण वगैरह करा करके एकदम पार्कों की जो ब्यूटिफिकेशन है वो तो उसमें तो उनकी ट्रक वगैरह कुलाते जाते रहती है। मैंने आप सोच नहीं सकते हैं किस अवस्था में हम लोग का वो कैंपस वो मिलता है। तो ये सब दिक्कतें हैं, लेकिन छात्रावास की जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ बॉयज़ छात्रावास तो बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चियों का भी वो जो है वो अभी बच्चियाँ कम हैं, धीरे धीरे भर जाएगा और छात्रावास चलेगा। यहाँ पर एक हॉस्टल वार्डन भी हैं, रूपा कुमारी। वार्डन बनने के लिए भी कोई तैयार यहाँ नहीं होता है कि नहीं पता नहीं क्या लफड़ा हो जाएगा, लेकिन हमने मोटिवेट करके समझा बुझा करके एक टीचर को रेडी किया और काम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सर बात करें तो आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, कल्चरल को आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बढ़ावा भी दे रहे हैं। बात करें तो आपने सिन्हा कॉलेज पर एक गान भी लिखा है और उस पर चर्चा भी करें तो जो नए बच्चे हैं उनको साहित्य में जिसको इंटरेस्ट है उसका भविष्य क्या देख रहे हैं आप, और फिर इस पर कैसे आइडिया है सर गान का, अगर गीत की बात करें हम तो? हाँ, एक्चुअली मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में था तो वहाँ पर कॉमर्स कॉलेज का एक अपना गान था।
वहाँ से हम लोग कभी कभी एन कॉलेज में भी कोई कल्चरल एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी होती थी जाते थे, तो पहले उनका गान बजता था। तो मैं जब यहाँ आया, इसके पहले भी एक जगह था, वहाँ भी गान नहीं था, वहाँ भी मैंने गान दिया। यहाँ भी मैं देखा कि भाई कॉलेज में सब कुछ है, एक इसका अपना एक कॉलेज का गौरव गान होना चाहिए। तो मैं इस पर लग गया और कॉलेज की विशेषताओं को, इसका ऐतिहासिक गौरव को, यहाँ के भूगोल को और यहाँ की जो जो यहाँ का जो आध्यात्मिक धरोहर है उसको लेते हुए मिलाते हुए मैंने एक गीत बनाया। और आजकल कोई प्रोग्राम होता है तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा का जो अपना गौरव गान है वो गान बजता है, बच्चे गाते हैं, इसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। और इसको धुन दिया है हमारे एक पाठक नाम का लड़का है, अंकित पाठक, हाँ रोशन पाठक, और उनके साथ 2 इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, उन्होंने बहुत बढ़िया इसकी धुन भी बनाई है। और ये मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। साहित्य में जहाँ तक की बात है तो यहाँ पर एक मृत पड़ी हुई पत्रिका थी, कॉलेज की जो वार्षिक पत्रिका थी, वो मृत प्राय हो चुकी थी। 1980 में कभी वो छपी थी, अमिताभ नाम की पत्रिका। मुझे जब ये पता चला कि यहाँ पर वो कोई इस तरह का आलोचनी या मैगजीन छपती थी वार्षिक, लेकिन अभी नहीं छप रही है, तो हमने यहाँ एडिटोरियल बोर्ड का गठन करके और जो आर्टिकल इनवाइट किए बच्चों से, शिक्षकों से, और बहुत भारी मात्रा में बच्चे दिए और हमने एक मैगजीन निकाली अमिताभ को, पुनः उसको रिस्टोर किया, रिवाइव किया, और मैगजीन बहुत अच्छी है। तो बच्चे मैगजीन के द्वारा अपनी जो सुप्तावस्था में उनकी प्रतिभा थी, रचना धर्मिता थी, इसका उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है और बच्चे खूब लिख रहे हैं। और इस साल भी अगले सेशन में वो मैगजीन आएगी, दूसरी मैगजीन, अमिताभ की दूसरी प्रति। और ये बच्चों का जो क्रिएटिविटी है, लेखन है उसमें, और साहित्यिक जो प्रतिभा है उसको विकसित करने का ही बहुत बढ़िया माध्यम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज से, जिनसे बात हुई शिक्षा पर, डेवलपमेंट पर, किस तरीके से सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज प्रोग्रेस कर रहा है, साहित्य की भी बात हुई। फिलहाल फिर मिलेंगे हम अगले सोमवार को इसी संवाद के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बुलेट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।